हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आपके लिए आया हूं, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो दोस्तों, पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा केशिकत्व, तीसरा श्यानता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन आप देखिए और फिर बताइए कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको पहले से आते थे। तो लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा केशिकत्व यानी कैपिलरी। दोस्तों, आइए जान लेते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। लालटेन अथवा लैंप की बत्ती में तेल ऊपर केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। केश नली, वह खोखली नाली जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है वह केश नली कहलाता है। केश नली में द्रव का उतार चढ़ाव केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। जिस केश नली की त्रिज्या कम हो उसमें द्रव का चढ़ाव अधिक तथा त्रिज्या अधिक रहने पर द्रव का चढ़ाव कम होता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक खनिज लवण केशिकत्व के द्वारा ही पहुंचता है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नली टूट जाए और वर्षा का जल ऊपर न आ सके। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का आकार किस कारण गोल होता है? पहला ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव, दूसरा गुरुत्वाकर्षण, तीसरा आकार के कारण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें सही रहेगा? इसका आंसर सही रहेगा पृष्ठीय तनाव। तो द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह मान शून्य हो जाता है। वर्षा की बूंदों एवं पारे के कर्ण का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। साबुन एवं डिटर्जेंट द्वारा जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वह मेल में गहरे चले जाते हैं और कपड़े को साफ कर देते हैं। पृष्ठीय तनाव के कारण ही साबुन के घोल में बुलबुले बड़े बनते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर, दूसरा हाइग्रोमीटर, तीसरा फेदोमीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। दोस्तों, आइए जानते हैं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उतने ही आयतन संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसीलिए इसकी अनुपात में 100 से गुणा किया जाता है। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्र ग्रहण होने के लिए उपयुक्त स्थिति बताइए। पहला है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए। इसका ऑप्शन सही रहेगा सी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है
और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं पड़ता है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति में फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन ही होती है। हर महीने ग्रहण दिखलाई नहीं देता है क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल से के साथ 5 डिग्री का कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षयीकरण यानी कि डिप्लेशन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ओजोन परत के क्षयीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? पहला, पराबैंगनी किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। दोस्तों कौन सा सही रहेगा इसमें? इसका आंसर रहेगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह ऊपरी वायुमंडल में क्लोरीन उत्पन्न करती है जो ओजोन परत के लिए क्षय के लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों कौन सा इसमें सही रहेगा? सोडियम कार्बोनेट। तो धावन सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यह एक खाने वाला सोडा होता है। अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि यह शीर्ष भाग में पतली है, यह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती हैं, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, डी गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन के अंदर रहती हैं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? क्वेश्चन है आपका, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि, इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली वर्टिकल लाइन तल के अंदर रहती हैं। दुनिया के 7 अजूबे में से एक इटली में स्थित पीसा की मीनार अपनी झुकी हुई संरचना के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। पीसा की मीनार का निर्माण सन 1173 में हुआ था और यह कार्य 200 वर्षों तक चलता रहा। टॉमासो पिसानो ने सन 1399 में टावर का पूरा नाम वीसा रख दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक पदार्थ बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका नायलॉन 6.65 और दूसरा ऑप्शन रेयान, तीसरा ऑप्शन केवलार और चौथा ऑप्शन आपका डेक्रोन। तो दोस्तों कौन सा सही रहेगा आपका? क्वेश्चन है आपका, कौन सा बहुलक पदार्थ बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है? इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा केवलार। दोस्तों केवलार एक एक्रालिक बहुलक है, इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है। रेयान सेलुलोज एसीटेट का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध होता है। पहला ऑप्शन आपका रहेगा शैवाल तथा कवच के बीच होता है, शैवाल तथा उच्च पौधों के तनों के बीच होता है, कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच होता है, उच्च तथा निम्न पौधों के बीच होता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कमेंट में आप बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कवक तथा उच्च पौधों के जड़ के बीच, सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों कवक तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध होता है, यह लाइकेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से? दोस्तों कौन सा इसमें सही रहेगा आपसे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है आपका जिप्सम से, बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। यह निर्जलित जिप्सम है
जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम 1000 से 1900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ पेरिस प्लास्टर कहलाता है। जिप्सम को 150 पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 या 2H2O जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डिस, पैंथेरा लिनियस या फेलिस चाउस। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पैंथेरा टिग्रिस। दोस्तों, इसे भारतीय बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। इसे भारतीय बंगाल टाइगर कहा जाता है। इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक शास्त्र के अतिरिक्त किस अन्य क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका रसायन शास्त्र, दूसरा साहित्य, तीसरा शांति और चौथा औषधि। तो दोस्तों, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रसायन शास्त्र। तो मैडम क्यूरी को रसायन शास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैडम क्यूरी एक भौतिक शास्त्री व रसायन शास्त्री थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली बार भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में। वह पेरिस विश्वविद्यालय की पहला महिला प्रोफेसर भी थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम धातु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। पेड़ क्या छोड़ते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, रात्रि में पौधे क्या छोड़ते हैं बताइए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं 1 से लेकर के 20 तक पूरे क्वेश्चन आप देखिए, और कितने क्वेश्चन आपके पहले से बन रहे थे, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, 20 में कितने क्वेश्चन आपके सही थे, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। रात में पौधे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ पौधे रात में श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन करते हैं, जबकि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? पहला ऑप्शन आपका है वसा संग्रहण के लिए, दूसरा है जल संग्रहण के लिए, तीसरा है मरुभूमि की बालू पर संतुलन बनाए रखने के लिए, और चौथा ऑप्शन है तापमान नियमन करने के लिए। तो दोस्तों, कौन सा इसमें सही रहेगा बताइए? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वसा संग्रहण के लिए। दोस्तों, ऊंट की पीठ पर लगभग 50 किलोग्राम वजनी एक बड़ा कुबड़ सा होता है। एक बड़ा सा कुबड़ होता है ऊंट के शरीर में। इस कुबड़ में चर्बी का भंडार होता है। इसमें जमा चर्बी को ऊंट ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं। इस जंतु में सांस लेने की लय धीमी होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य होता है। जो स्त्रियों का पिच होता है, स्त्रियों का तारतम्य होता है, वो कैसा होता है बताइए आप। पहला ऑप्शन आपका पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, या पुरुषों की तुलना में मामूली कम होता है, या पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है, या उतना ही होता है जितना पुरुषों की आवाज़ में होता है। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा?
तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। दोस्तों, समानतः स्त्री तथा बच्चों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बच्चों तथा स्त्रियों की आवाज़ पतली और मधुर होती है। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को भारी अथवा तीक्ष्ण कहा जाता है। यानी तारत्व के कारण आवाज़ हमारी मोटी या पतली होती है। यह आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बताइए आप। पहला ऑप्शन आपका 206, 120, 216 या 0। दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, 0। शार्क मछली में हड्डियां नहीं होती हैं। दोस्तों, शार्क मछली में हड्डी नहीं पाई जाती है। शार्क मछली का कंकाल तंत्र उपास्थ यानी कार्टिलेज का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेको संस्था संबंधित है? यानी नेको संस्था किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका कैंसर से, दूसरा शिशु स्वास्थ्य सुविधा से, और तीसरा एड्स से, और चौथा मलेरिया उपचार से। दोस्तों, बताइए कि नेको जो संस्था है वो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्स से संबंधित है। दोस्तों, भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभार के रूप में वर्ष 1992 में स्थापित नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नेको भारत में HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन संबंधित है। दोस्तों, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोस्तों, यह एक HIV जनित रोग है जिसका परीक्षण करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? दोस्तों, मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 यानी कि 2, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 3, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 4, और 5, चौथा ऑप्शन आपको हो जाएगा 5। तो दोस्तों, कौन सा सही रहेगा? A, B, C या D? क्वेश्चन आप फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण हो सकती है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 5। दोस्तों, मानव रक्त में एल्कोहल की सांद्रता को संक्षिप्त में ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन कहते हैं, जिसे प्रतिशत में मापा जाता है। 10% मात्रा का अर्थ होता है कि मानव शरीर में रक्त के प्रति 1000 ml भाग में 1 ml एल्कोहल उपस्थित है। मानव शरीर में ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेट की मात्रा 5% या इससे अधिक की उपस्थित होने पर मानव की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में पित्ताशय नहीं पाए जाते हैं? तो किस जीव में पित्ताशय नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ऊंट में, या जिराफ में, या हाथी में, या कुत्ता में। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा ऊंट में, यानी ऊंट में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। दोस्तों, अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं की पित्ताशय होता है, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं की पित्ताशय नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गाय की दूध उच्च उत्पादन प्रजाति है? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा होल्स्टीन। दोस्तों, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है। यह मुख्यतः नीदरलैंड में पाई जाने वाली गाय की प्रसिद्ध प्रजाति है। इसका रंग सफ़ेद या काला होता है। इस जात की गाय
वर्ष भर में अधिकतम 74,650 पाउंड यानी 33,860 किलोग्राम तक दूध देती है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास।